हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भैया आप सभी। तो आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपका नीट और जेई लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो सभी से उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे और साथ के साथ नोट्स भी बना लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा भाई। अब जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई। क्लियर स्टूडेंट। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी से आप क्या समझते हो? एंथैल्पी मतलब हम क्या समझ सकते हैं भाई? एंथैल्पी मतलब एनर्जी से। आयनाइजेशन मतलब आयंस, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या आयंस हमारे पास निकल के आता है उसके बारे में भाई। ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं भाई, क्या होती है एक्चुअल में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द isolated gaseous state of atom। ओके स्टूडेंट, मतलब ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम। मतलब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट की एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर। अब क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई एटम है, इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इस एटम के अंदर से ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ी उसको कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर स्टूडेंट। अब इस टॉपिक को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक आपको जब समझ में आएगा जब आपको बेसिक आइडिया होगा एटॉमिक साइज़ के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले भाई एटॉमिक साइज़ को स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप उतार लें। एटॉमिक साइज, अगर आपने एटॉमिक साइज नहीं समझा तो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को नहीं समझ पाओगे भाई। ठीक है। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल सभी ने देखी है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ, अच्छा कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं और आपके 1 2 अप टू 18 क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं भाई। ठीक है। तो मैं आपका सेकंड पीरियड का एक बार डायग्राम या जितने भी एलिमेंट उसमें होते हैं वो लिखता हूं भाई एक बार। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियोन। क्लियर स्टूडेंट। इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं भाई? 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। क्लियर। 3 से, इस 4 से पहले क्या आएगा आपका? लिथियम भाई। ये आपके पीरियोडिक टेबल का मैंने सेकंड पीरियड बना दिया एक बार। ठीक है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि आपको ये पता लगे कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर में कितना चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम, पोटेशियम। क्लियर स्टूडेंट। तो लिथियम से डायरेक्ट हम सोडियम के पास आते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 3 से डायरेक्ट 11 और यहाँ पर 3 से डायरेक्ट 4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और जैसे जैसे हम और भी नीचे आएंगे तो हमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का चेंज भी हमें क्या होता है? मिलता है देखने को। ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का चेंज लेफ्ट राइट जाते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज या 18 इलेक्ट्रॉन का चेंज जब हम अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं भाई। एटॉमिक साइज जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको सभी ध्यान रखना भाई। मैं उधर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। जैसे यहाँ पे सपोज करो आपने एटम है ये मेरे पास, एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्लास 9th का 3rd चैप्टर का डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो बोर साइंटिस्ट ने दिया था, समझे। तो ये पहली सेल होगी भाई, जैसे के सेल सभी को पता है। सेकंड आपका
L सेल, थर्ड आपका M सेल रहेगा, और फोर्थ आपका क्या रहेगा बेटा, N सेल। ठीक है, ये डायग्राम आप सभी ने पढ़ा हुआ है। इस डायग्राम को बनाने का मेरा पर्पज़, मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट तो हमारा बोर ऑर्बिट का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है। ये आपकी सेल्स हैं, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, और सभी को पता है इन K एलिमेंट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग भरा जाता है। 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग भरने से हमारा क्या है, अगर सेल नंबर 1 है तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं भाई, 2। n की वैल्यू अगर 2 पुट करूँगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। n की वैल्यू अगर 3 पुट करूँगा तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, K में 2, L में 8, M में 18, और चौथी में भाई आपका 32। इसका नाम क्या रहेगा आपका, N सेल। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बेरिलियम का एटम का बोर ऑर्बिट का डायग्राम बनाओ, या बोरोन का बनाओ, या कार्बन का बनाओ, मतलब अप टू नियोन तक बनाओ। अप टू नियोन तक अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप बीच में न्यूक्लियस लोगे भाई, फिर आप पहली सेल लोगे। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिट जो फार्मूला दिया था बोर साइंटिस्ट ने। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहला हाइड्रोजन, सेकंड आपका हीलियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ तक फिल हो गए हीलियम तक। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि लिथियम का बनाओ, बेरिलियम का बनाओ, तो एक सेल और लेनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि पहले वाली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। दूसरे वाली सेल में लिथियम में मैं इसे क्रॉस से शो करता हूँ भाई, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं आपसे कहता हूँ बेरिलियम का बनाओ, तो बेरिलियम का बनाने के लिए आपने कोई नई सेल थोड़ी ली है। जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे सेकंड वाली सेल में, जब तक हम अगली सेल नहीं ले सकते। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो, लिथियम से लेकर नियोन तक, तो आप अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का डायग्राम बना रहे हो तो आप सेकंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, 3 3 6 और एक 7 और एक 8, और पहले वाले में कितने थे, 2 ये और 8 ये, 10 हो गए। तो 10 एटॉमिक नंबर किसका है, नियोन का, और इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपने ये डायग्राम बनाया है इसमें आपने नंबर ऑफ सेल सेकंड में ही आपका काम चल गया। आपको नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, जैसे कि आपने सभी का डायग्राम बनाया, नियोन तक का डायग्राम बनाया, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन सेल में ऐड करते जा रहे हो 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही न्यूक्लियस का भी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि साइज भी छोटा है और नंबर ऑफ सेल भी आपकी बढ़ नहीं रही। और ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हुआ, डिक्रीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, आपका एटॉमिक साइज क्या हुआ, डिक्रीज। ये एरो का मतलब डिक्रीज का साइन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, श्रिंक करके रखेगा, ताकतवर फोर्स से होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ओके स्टूडेंट, अब बात करता हूं मैं अप टू डाउन की, मतलब ऊपर से नीचे हम जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम से ऊपर हाइड्रोजन भी होता है भाई, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मैं इसका एटॉमिक ऑर्बिटर का डायग्राम बनाऊं, सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, फिर साफ साफ डायग्राम बनाते हैं। ये मैं अभी दोबारा देख लेना भाई एक बार, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो रही, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके स्टूडेंट, ये लो भाई, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं आपका अप टू डाउन इन द सेंस, मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं जैसे यहाँ पे आपका न्यूक्लियस के बाद आपका पहली सेल के बाद आपकी दूसरी सेल, यहां पर भी 2 ही सेल ली थी, लेकिन यहां पर 2 सेल लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का 3, फिर सोडियम का 11। तो लिथियम का डायग्राम बनाने के लिए मेरे को 2 सेल की जरूरत पड़ेगी। कैसे, पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो लिथियम का डायग्राम हो गया। अगर इसी में मेरे को सोडियम का बनाना हो तो दूसरे वाली सेल में सबको पता था, अभी यहाँ पे लिखा था 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब तक फिल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम फिल करते रहेंगे। तो 3 यहाँ पे हो गया था, 4 5 6 7 8,
3 3 6 7 8। ओके स्टूडेंट, लेकिन अभी भी सोडियम का तो 11 एटॉमिक नंबर है, लेकिन दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 ही इलेक्ट्रॉन आ पाए। पहली में 2 और दूसरी में 8, 10, 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया। तो मतलब हम दूसरे से तीसरे पर ही, मतलब ऊपर क्या था आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दूसरा, फिर लिथियम दूसरा आपका, लिथियम के बाद आपका सोडियम, मतलब तीसरे एटॉमिक नंबर पर ही तीसरे एलिमेंट डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। थर्ड एलिमेंट पहुंचने पर ही हमें एक सेल की और आवश्यकता पड़ गई, तभी तो ये 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही सेल बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज होने से अब डाउन द ग्रुप जा रहे, तो डाउन द ग्रुप तो और भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे बेटा आपकी, बहुत सारी, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके बीच में न्यूक्लियस के बीच में जो और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट टू राइट की बजाय आपका कम टाइटली फोर्स से होल्ड कर रखे है इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक लॉन्ग स्टिक है उसको हम आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और एक स्मॉल स्टिक है उसको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मजबूत है। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो आसानी से हम नहीं तोड़ सकते। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम आसानी से स्टिक को तोड़ सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इज डिक्रीजेज बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एंड द एटॉमिक रेडियस विल आल्सो इंक्रीजेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप टू डाउन। जब हम अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, आपकी सेल क्या होती है भाई? सेल्स आपकी क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। तीसरा पॉइंट आपका FOA। FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा बेटा? विल बी लेस। लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो जितनी पावर से लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था उतनी पावर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रखा स्टूडेंट। ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले भाई। अब इसी पॉइंट का यूज करते हुए मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी समझाने जा रहा हूं। एक बार दोबारा से समरी में आपको बताता हूं। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रही। और अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं जब इन पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज लेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एंड एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेज। ओके स्टूडेंट, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है। फिर वापिस से हम अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले टॉपिक पे आते हैं भाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है वो मैंने इंग्लिश में आपको लिखी हुई है, हिंदी में भी आपको बताया कि किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं IE लिखता हूँ, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है बेटा आपका? डेल्टा HI। ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके स्टूडेंट, अब डेल्टा HI आपका अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस आपकी क्या रहेगी? एक्जोथर्मिक नेचर की रहेगी भाई, ठीक है। अगर ये आपका डेल्टा HI अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या रहेगा बेटा? आपका एंडोथर्मिक नेचर का रहेगा। यह बात आप याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं न्यूमेरिकल में सोल्व करूं, जैसे न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1। नंबर 1 का मतलब है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है। ओके स्टूडेंट, अगर नंबर 2 लिखूँ यहाँ पे तो आपको इसका मतलब किसी एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। उसके बाद किस एटम के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 1 निकाल रहे हो या 2 निकाल रहे हो, उसके बाद किस एटम को निकालने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है वो हम डिपेंड करेंगे न्यूमेरिकल पे कि किसकी ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखें, फिर इसके फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको फैक्टर समझ में नहीं आए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे मैंने बनाया था A++ में 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ओके स्टूडेंट, ये आपका अगर मैं इसी के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अगर मैं किसी एटम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो ये आपका रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3। ओके,
अब इन तीनों में से मतलब आप इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन तो आप बाहर से ही तो निकालोगे, उसके बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बाद उसके और अंदर से। अगर ये तीनों के तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर हमेशा ये रहेगा बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर आपका 1। ओके, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 रहेगी, मतलब किसी एटम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एज़ कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। क्लियर स्टूडेंट? अब हम फाइनली इसके स्टार्ट करते हैं भाई, इसके फैक्टर्स जो कि डिपेंड करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। इसको ध्यान से समझेंगे भाई, फैक्टर्स विच डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी भाई। ओके स्टूडेंट, तो पहला फैक्टर मैं स्टार्ट करता हूं जो कि मैंने सबसे पहले भी बताया आपको, एटॉमिक साइज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी भाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एटम, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, एल का मतलब आपका लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अभी मैंने क्या बताया था, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होती, और न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। निकाल तो सकते हैं लेकिन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज आपका क्या होता है बेटा, डिक्रीज। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का साइन क्या होता है, अगर एटॉमिक साइज आपका लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका साइज डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्लियर? सेम इसका अपोजिट, अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं, अप टू डाउन की मैं बात करूं, अप टू डाउन में क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है अप टू डाउन में, एटॉमिक साइज इंक्रीज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी भाई, मैं यहां पे लिखता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घटेगी भाई, डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, अब ये जितने भी फैक्टर हैं इनके सभी न्यूमेरिकल मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, इसका क्या मतलब है। ओके ये आपका फर्स्ट फैक्टर था भाई। ओके स्टूडेंट, एक बार पानी पी लेते हैं भाई। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या था बेटा आपका, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब किसी एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज से मतलब क्या है, उस एटम के अंदर जितना भी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है जितना ज़्यादा होगा उतना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा, बाउंड रखेगा भाई, पकड़ के रखेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन आपका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन का मतलब ये आपका, जितनी आपके न्यूक्लियर चार्ज है किसी एटम के अंदर उतना आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी भाई। ओके स्टूडेंट, अब हम थर्ड फैक्टर देखते हैं। इन सभी के न्यूमेरिकल बताऊंगा हम आपको, जैसे समझ ही लो भाई, इसी में समझ लो। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। एटॉमिक साइज घटता है तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही पकड़ के रखा है, खींच के रखा है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा हुआ, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूट सकता, छोटा बॉन्ड होने की वजह से, छोटे डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड फैक्टर हम देखते हैं भाई, इसका क्या है। इसके 5 फैक्टर है भाई,
5 फैक्टर के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है बेटा? थर्ड फैक्टर में आपका है, आपका मैं बताऊं, जैसे शिल्डिंग इफेक्ट मानो आप, शिल्डिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि आपने कोरोना टाइम पे देखा होगा कि एक दूसरे से लोग बचाव करने के लिए शील्ड लगा के रखते थे, ठीक है, मतलब बाहर से एंटी बैक्टीरिया या वायरस डायरेक्ट हमें अटैक ना करे। तो जैसे ही आपने एटम की स्ट्रक्चर आपको पता है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ओके। अब इन सभी में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, क्रॉस से मैं इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हो गए पूरे 8, 3 3 6 और एक 7 और एक 8 भाई। आउटर मोस्ट में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाली सेल के इनर इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाली के, इस वाली के इनर इलेक्ट्रॉन ने आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? शील्ड कर रखा है। अगर ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कौन रोक देगा भाई? ये वाले इलेक्ट्रॉन रोक देंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे भाई। जितने ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन, वो उतना ही ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा दूर आउटर सेल में भेज देंगे। तो इस न्यूक्लियस का और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगा, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी बेटा? आपकी डिक्रीज होगी। आपका फार्मूला क्या रहेगा? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है मोर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अप्लाई बाय इटसेल्फ ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन क्रिएट करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से, ठीक है। अंदर आते हैं लेकिन रिपल्सन क्रिएट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजबूती से नहीं रह पाता, इस वजह से ये थोड़े दूर हो जाते हैं और इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। मतलब अगर शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका ज़्यादा है, रिपल्सन फैक्टर अगर आपका ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी बेटा? कम होगी। ये बात आप याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल में मैं जैसे इसका एग्जाम्पल दूँ आपको, एग्जाम्पल इसका सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 55। अब इसमें क्या होता है? बहुत सारी इनर सेल होती हैं, ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, बहुत सारी इनर सेल्स होंगी, ज़्यादा इनर सेल होंगी तो उतना ही ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगी वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस फोर्स से, और आपका हम आसानी से उस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं भाई, ओके। इस वजह से क्या होगा? आपका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम लगेगी, क्योंकि दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को हमने आसानी से निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं भाई इसका फोर्थ फैक्टर। वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई सभी का, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ फैक्टर क्या रहेगा भाई? फोर्थ फैक्टर जैसे मैं यहां पे लिखूं आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट भाई, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है बच्चे कि कौन सी सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है। मतलब ये आपका, अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाऊं तो SPDF, ये मैंने आपकी क्या बना दी? सब सेल बना दी। इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के पास कौन सी सब सेल है? S सब सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे ज़्यादा सील्ड भी यही होगा, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट मतलब न्यूक्लियस के सबसे अंदर यही होगा, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी S वाले इलेक्ट्रॉन फील कर रहे होंगे। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर बात की जाए, सबसे पहले S के इलेक्ट्रॉन फील होंगे सबसे ज़्यादा, फिर P के, फिर D के, फिर F के न्यूक्लियस के साथ, और S के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होंगे भाई। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी नेक्स्ट फैक्टर की। अब अगर इसी में अगर बात करूँ मैं, अगर आपकी एनर्जी ऑर्डर भाई, अगर मैं एनर्जी ऑर्डर की बात करूँ तो एनर्जी ऑर्डर आपका SPDF अपोजिट हो जाएगा भाई। क्यों अपोजिट? क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा जो लास्ट में सब सेल होगी उसके अंदर जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सबसे दूर इसीलिए हैं, सबसे हायर एनर्जी पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी ऑर्डर हम ये मानते हैं भाई SPDF। ओके स्टूडेंट, अब इसका एक लास्ट फैक्टर बचता भाई। लास्ट फैक्टर इसका आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाली। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टेबल वाली भाई, ठीक है।
स्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना भैया आपका 7, और इसका जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। अब इसके आउटर मोस्ट में 2p3 है भाई। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा रखी है, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय ट्रिकी मेथड। ओके, 1s2 2s2 2p3। अब p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों में क्या है, एक एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है भाई। सिमेट्री भी है, हाफ फील्ड है, क्या क्या है इसमें, सिमेट्री भी श्योर है भाई, और सेकंड आपका क्या है, हाफ फील्ड है भाई। ओके, अब आप इसका अगर मैं सेकंड आपको फुली फील्ड का एग्जांपल हूँ आपके सामने, सेकंड फुली फील्ड का आपका जैसे आर्गन का ले लो भाई, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 18। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ओके स्टूडेंट, अब इसमें आउटर मोस्ट में कितने हैं, p में तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और p में आते भी कितने हैं बेटा आपके 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फुल्ली फील्ड है और सिमेट्री भी है इसके अंदर, सिमेट्री, और दूसरा आपका फुल्ली फील्ड है भाई। ये बात आप याद रखेंगे। अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसकी होगी, जो कंप्लीटली फिल होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, वो आपका ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसकी ज़्यादा स्टेबल। अब जो ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब उसका बॉन्ड टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान से नहीं है भाई, बिल्कुल ही आसान नहीं है। तो जो फुल्ली फील्ड है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्री है उसके अंदर, इसका इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टिपिकल है, ठीक है। तो जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी भाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई सभी, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ भाई इसी टॉपिक से। आयनाइजेशन एंथैल्पी की थ्योरी खत्म होती है भाई यहाँ पे, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको, विच वन हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1। नंबर 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, किस किस में से भाई आपका एग्जाम्पल है बेरिलियम और बोरॉन। बताओ किसका ज़्यादा हुआ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 5। ओके स्टूडेंट, तो 4 की एक्सेप्शन, 4 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बता रखी है आपको, 1s2 2s2 भाई, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी 1s2 2s2 2p1। ओके स्टूडेंट, हालांकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, लेकिन हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे जब हमें मिलता है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में s ऑर्बिटल के अंदर आपके फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और फुली फील्ड आपकी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर तो ना तो हाफ फील्ड है p में, ना कोई सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ पर फुली फील्ड है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यही तो थी कि किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट की एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ, इसका स्क्रीन छोड़ लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, आपको तो कहना चाहिए था कि भाई सर व्हेन वी गो लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेज, द आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आप उल्टा बता रहे हो। उल्टा ही नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर लिखो सबसे पहले, एटॉमिक नंबर के अनुसार, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जो आपको मैंने फैक्टर बताए हैं उनके हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, तो अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2p3 है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2p4 है, तो एक बार इनके ऑर्बिटल के डायग्राम बनाना आप। इसमें और इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको, ये सिमेट्री है, हाफ फील्ड है, ये ना तो सिमेट्री है ना हाफ फील्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है।
आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 उसमें ज़्यादा देनी पड़ती है भाई। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये चेंज कर दूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो नंबर 1 थी, अब मेरे को बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2। नंबर 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, सपोज करो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन बची? 3 थे, 2 बच गए। इधर आप 1 2 3। ओके स्टूडेंट, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो आपकी किसकी ज़्यादा होगी? अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के टाइम पर ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया, वो सिमेट्री है, वो हाफ फील्ड हो गया, तो आपका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? आपकी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी बातें थी भाई इसके बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड टॉपिक है भाई आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमें क्या पढ़ना भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी में उतना ही था भाई। नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इसका अपोजिट है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? इसका अपोजिट है बिल्कुल। एंथैल्पी का मतलब मैंने क्या बताया था? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन, वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी में, यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? गेन करना, देना है इलेक्ट्रॉन। अब देंगे इलेक्ट्रॉन, कौन लेगा, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, किसकी नहीं, वो देखते हैं भाई। डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी आप अमाउंट एनर्जी की प्रोवाइड कर रहे हो किसी एटम को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम। मतलब किसी एटम के अंदर आप कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेन या ऐड द इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम। अगर मैं यहाँ पर कोई एटम लिखता हूँ और इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन गया। जब भी हम गेन करेंगे तो एरो से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन को। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा। अब इसमें फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये आपको देखो, ये आपको एक्जोथर्मिक नेचर का भी होता है भाई, एक्जोथर्मिक, और एंडोथर्मिक नेचर का भी होता है, ये भी सेम होगा। अब एक्जोथर्मिक कब होगा और एंडोथर्मिक कब होगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब जैसे कि आपको बताया, मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, ये सभी क्या है? आपके हेलोजन है। इनमें से मैं उठाता हूं फ्लोरीन को। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना उठाओ बेटा? 9। कैसे तोड़ते हो आप? 2 और 7 में, ठीक है। क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि दूसरे वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे हेलोजन, एक्सेप्ट बाय हेलोजन फॉर अटेनिंग द स्टेबिलिटी। ये बात आप याद रखेंगे भाई। तो सबसे ज़्यादा अगर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी की बोली जाएगी तो वो हेलोजन की बोली जाएगी, और नेगेटिव का मतलब ये एक्जोथर्मिक नेचर का हुआ। ओके स्टूडेंट, फिर एंडोथर्मिक का मतलब, एंडोथर्मिक का मतलब जैसे मैं हीलियम, नियोन। अब नियोन का एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 10, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 2-8। इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो इसको, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में भेज देगा और अगली वाली सेल में भेज देगा। मतलब आप फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में भेज देगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेल में भेज देगा, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मानेंगे? एंडोथर्मिक। एक्सेप्ट तो कर लिया इसने, ठीक है, लेकिन दूसरी सेल में भेज देगा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, तो ये एंडोथर्मिक होगा भाई आपका, ये आपका एक्जोथर्मिक होगा। ओके, अब हम इसके भी फैक्टर की बात करते हैं। सेम फैक्टर भाई तीनों के तीनों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहला फैक्टर क्या था? एटॉमिक साइज। दूसरा फैक्टर क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पी में? न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ओके स्टूडेंट, तीन ही फैक्टर पढ़ने इसमें हमें। पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज से क्यों रिलेट कर रहा हूं मैं, अब फिर से वही बात आती है भाई, आपकी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा भाई, वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सबसे जल्दी। ओके, और जैसे ही हम अप टू डाउन की बात करते हैं, अप टू डाउन एटॉमिक साइज क्या होता है, अप टू डाउन में एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, वीक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट नॉट इजीली, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। और एटॉमिक साइज आपका लेफ्ट राइट क्या हुआ, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, इंक्रीज। सेम आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी में था। ओके स्टूडेंट, सेकंड फैक्टर अगर मैं आपको लिखूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज भाई। सेकंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से भी डिनोट कर देते हैं भाई। तो जिसका जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता होगी कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए। ओके स्टूडेंट, ये तो आपका सेकंड फैक्टर था। थर्ड फैक्टर आपका रहेगा, अब थर्ड फैक्टर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ भाई। थर्ड फैक्टर क्वेश्चन के थ्रू कैसे, अगर मैं आपसे बात करूँ बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये चारों के चारों की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल। मतलब जैसे मैं बेरिलियम का एग्जांपल लेता हूँ, 1s2 2s2 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी को पता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का, 4, तो 4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इसके आउटर मोस्ट में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी हम पॉजिटिव या आपकी जीरो मानते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम इन सभी की क्या मानते हैं, जीरो। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपका, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है इन पीरियोडिक टेबल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। फोर्थ फैक्टर आप तो कह दो कि भाई फ्लोरीन की होती है, या क्लोरीन की होती है, या ब्रोमीन की, किसकी ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता आपका, ठीक है। तो नियोन की तो आप जीरो मानते हो, तो लास्ट में तो यही बचा फिर फ्लोरीन आपका 70th ग्रुप का एलिमेंट। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीजेज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज इंक्रीजेज, बट आंसर इज रॉन्ग। फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ज़्यादा होती है भाई। क्या रीजन रहेगा इसका, मोर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अगर मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्लोरीन के कंपेयर में छोटा होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे आपके 9 एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 9, 2 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप अंदर एडजस्ट करोगे तो यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन क्रिएट मतलब यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आएगा तो ज़रूर। लेकिन क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या आपका, एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज मोर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा। एक तो छोटा कमरा है आपका, बड़ा कमरा, बड़े कमरे में आसानी से खुले खुले स्टूडेंट बैठ सकते हैं, एक स्मॉल रूम में आपके स्टूडेंट आसानी से नहीं बैठ सकते। तो यही आप यहाँ पे लगाएंगे रूल कि एटॉमिक साइज आपका
क्लोरीन का जो आपका मोर एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से क्लोरीन एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो दैट्स वाई इन ऑल पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर क्लोरीन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आज आपको दो टॉपिक बताए भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए और आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए। सभी बातें मैंने आपको बता दी है इस टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ करवाए हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।